हेलो फ्रेंड्स, एनएफ कॉन्फ्लिक्ट में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको हम इससे पहले वीडियो में बताए थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो दो तरीका था, कौन कौन था। पहला था रासायनिक संतुलित समीकरण और दूसरा था असंतुलित समीकरण। तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जब अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या बराबर होती है तो उसे हम लोग संतुलित बोलते थे। और आपको जो दूसरा बताया गया था कि असंतुलित क्या होता है, उसमें ये बताया गया था कि अपक्रिया के पहले और अपक्रिया के बाद दोनों का जो परमाणु संख्या बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते थे, उसका हम नाम क्या दिए थे, असंतुलित समीकरण दिए थे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है या संतुलित करना क्यों होता है। इससे पहले आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। मतलब कि जो पदार्थ होता है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही आप बना सकते हो। यानी अपक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान हो, अपक्रिया के बाद भी उतना द्रव्यमान होना चाहिए। यही तो हमारा क्या है, द्रव्यमान का नियम है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो हमने लेक्चर प्रोवाइड करवाया है आपको, 1, 2, 3 जो भी है, उस लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके बाद यदि हमारे चैनल पे आप आते हो तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नजर आएगा, क्योंकि जो टॉपिक है एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है या क्यों आवश्यक होता है। तो आपको मैंने बता दिया है किस नियम से, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। तो हम लिखते हैं द्रव्यमान 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 संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव मतलब पदार्थ, द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट, बल्कि क्या, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में दूसरे रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित या मतलब बदला कह सकते हैं आप, परिवर्तित किया जा सकता है। क्या लिखा भैया, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित अर्थात बदला जा सकता है। यदि आप और लिखना चाहो, अर्थात दूसरे शब्दों में, अर्थात अपक्रिया के पूर्व मतलब कि पहले, अपक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान भैया, अभिकारक का कुल द्रव्यमान तथा अपक्रिया के बाद, इसके बाद अपक्रिया बना क्या उत्पाद, अपक्रिया के बाद बना उत्पाद का कुल द्रव्यमान
कुल द्रव्यमान बराबर होता है। क्या होता है भैया? बराबर होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और दूसरे शब्दों में आप कहना चाहो अर्थात अपक्रिया के पूर्व यानी पहले अभिकारक का कुल द्रव्यमान तथा अपक्रिया के बाद बना उत्पाद का कुल जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? बराबर होता है। यानी अपक्रियक के पहले जो होगा अपक्रिया द्रव्यमान वही अपक्रियक के बाद भी होना चाहिए जो नया उत्पाद आपको मिल रहा है। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हो अतः दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्य यानी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है। ठीक, अर्थात अपक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान तथा अपक्रिया के बाद बना जो उत्पाद होता है कुल द्रव्यमान क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। अतः क्या भैया? अतः दोनों तरफ यानी अभिकारक का उत्पाद अतः दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आपको एक एग्जांपल थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप एग्जांपल एक लेते हैं हम, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसकी हम अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप चूना पत्थर या फिर खड़िया भी कहते हो। ठीक, तो इसको हम चेक करेंगे, ये क्या है? हमारा अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो हम लोग जो परिभाषा हमारी कह रही है कि अपक्रिया के पहले जो द्रव्यमान है और अपक्रिया के बाद जो उत्पाद द्रव्यमान दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे। देखो, इसको हम चेक करने के लिए हमें भाई परमाणु भार आना चाहिए। क्या चाहिए? परमाणु भार आना क्या है? आवश्यक है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें। देखो ये क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना होता है? इसका परमाणु भार भैया कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है भैया? 16 होता है। ठीक, उसी प्रकार से हम चलते हैं। अब ये क्या है? कार्बन। और कार्बन कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। और यहाँ पे इसके कितने? 2 अणु है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका कितना? 16, जहाँ 2 था 2 से मल्टीप्लाई का। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो 16 और ये 40 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और ये इसको ऐड करिए आप तो 16 दूनी 32 और ये 12 कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। इनको ऐड करो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा भैया? यदि आप इनको ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? आप यहाँ पे 100 लिख सकते हो। ठीक, 56 और ये 44 कितना आ गया? 100। उसी प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। तो हमारा जो कैल्शियम कितना होता है भैया? कैल्शियम का होता है 40 और ये कार्बन है तो इसका हो जाएगा 12। और आप यहाँ पे ऑक्सीजन है तो कितना होता है? 16। और यहाँ पे 3 अणु है तो कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको आप ऐड करो कितना हो जाएगा आपका? ये 40 और 12 52 और ये 48। कितना हो गया? 48। तो 52 48 कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो आप देख सकते हैं अपक्रिया के पहले
अपक्रिया के पहले यानी अभिकारक कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और अपक्रिया के बाद जो उत्पाद है कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी परिभाषा कह रही है कि द्रव्यमान नियम के अनुसार द्रव को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, यानी जो आप देख रहे हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड है, इसका रूप यहाँ पे दूसरा है, लेकिन जब हम अपक्रिया कराई गई इसका रूप क्या हुआ, बदल गया, रूप में परिवर्तन हो गया। लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, द्रव्यमान में कोई देखने को परिवर्तन नहीं मिल रहा है, अर्थात अपक्रिया के पहले जो अपक्रिया का द्रव्यमान 100 आ रहा है और अपक्रिया के बाद 100 आ रहा है। तो यानी जो हमारा नियम था कि द्रव्यमान नियम यही कहता है कि इससे पहले अपक्रिया के पहले द्रव्यमान और अपक्रिया के बाद द्रव्यमान दोनों के बराबर आ गए तो द्रव्यमान नियम का पालन करता है। इसको हम लिखना चाहे तो ये क्या है, ये संतुलित समीकरण है। क्या है भैया, इसको आप क्या लिख सकते हो, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो हमने आज के इस लेक्चर में आपको मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को आप किस तरीके से, किस मेथड से इसको आप संतुलित कर सकते हो। वैसे तो इसकी कई विधियां हैं, लेकिन यदि आप हाई स्कूल में तो आपको हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इंटर में तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी है और इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा है। तो आपको हम बताएंगे कि हीट एंड ट्रायल विधि होती क्या। इसमें भी ये होता है कि आप अब क्या रकम उत्पाद तरफ एक निश्चित संख्या गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आप देखोगे कि क्या समीकरण बराबर हो। जैसे हमने इसमें क्या किया, मैंने गुणा कराया निश्चित संख्या से, हमने देखा क्या भाई बराबर है। उसमें पहले बात तो आपको दिया रहेगा समीकरण बराबर नहीं रहेगा, तो उसमें आपको बराबर करने पड़ेगा। तो उसमें आप एक कोई संख्या लोगे, वो संख्या ऐसी लोगे जो आप अनुमान लगाओगे, क्योंकि जो ये हिट एंड ट्रायल विधि इसको हम लोग जांच पड़ताल विधि या फिर अनुमान विधि के नाम से भी जानते हैं। तो गुणा कराएंगे जब उसमें अभिकारक उत्पाद द्रव, तब उसमें हम देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे क्या ये बराबर है या नहीं। जब बराबर रहेगा तो हम जान जाएंगे ठीक है, जगह बराबर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे, हटाने के बाद हम फिर चेक करेंगे, जब फिर रखेंगे। उसके नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट मतलब रखो, हटाए मतलब चेक करो, बराबर ठीक है नहीं, मिटाओ और फिर रखो। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि इसको किस विधि से हम कर सकते हैं। ठीक, दैट्स ऑल।